अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत में एक चर्चा सदियों से अब चली आ रही है कि ये सबका देश है, ये खाली हिंदुओं का देश नहीं। मुसलमान अपना क्लेम कर रहा है, क्रिश्चियनिटी, तो सबको अपने अपने वो करने होते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि ये युग युग से हिंदुओं का देश था और ये हिंदुओं का पूरी दुनिया में किबला और काबा है। हिंदुओं के बगैर भारत का कोई तस्वुर नहीं। लेकिन एक सिलसिला चला हुआ है, जब आप 1300-1400 साल का अत्याचार देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं तो आपको कम्युनल, आपको एक्सट्रीमिस्ट, आपको हिंदुत्ववादी, आपको क्या क्या कहा जाता है। सच को यहाँ पे खुलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन सच तो अपना रास्ता खुद बनाता है। ये एक दनाता हुआ दरिया है जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है और खुल के सामने आएगा। अब जैसे ये केरला का हमें सबको पता है कि केरला में 1921 का पुझा वार एक फिल्म बनी है। वो 1921 के मालाबार हिंदू जेनोसाइड के ऊपर बनाई है। उसको रोकने के लिए क्या क्या तरीके किए गए और आखिरकार केरला हाई कोर्ट ने इसको इजाज़त दे दी है रिलीज़ की। कश्मीर फाइल्स नामी एक फिल्म आई जो कि एक ब्रूटल ट्रुथ को सामने लाया। लेकिन क्या क्या उसको विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी टीम को फेस करना पड़ा और एक सच्चाई को डिनाई करते रहे कंटिन्यूअसली। तो अजीज़ दोस्तों, इस तरह तो सच को आप रोक नहीं सकते। मुझे एक मेरे फॉलोअर हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं इन भारत में, भारत से बाहर रहते हैं। अभी वो भारत गए थे। उन्होंने मुझे एक ये वाली वीडियो भेजी है और ये मैसेज भेजा है कि आरिफ भाई, मैं इस वक्त कन्याकुमारी में हूँ और मैं आपको इस जगह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये जगह स्वामी विवेकानंद रॉक के किनारे है, ये दरिया समंदर के किनारे, और ये पूरी अब क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रही है। यहाँ पे ज़्यादातर फिशरमैन रहते हैं, मछेरे रहते हैं और इनकी इनकम बहुत कम है। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर मुझे 5 चर्च मिले और ये यहाँ पे बाइबल के तराने और बाइबल के गीत यहाँ पे बजाते रहते हैं। मैं यहाँ पे 7 साल बाद आया हूँ। जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आज यहाँ पे क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा फैल गई है। तो अजीज़ दोस्तों, ये भारत में कंटिन्यूस वो हो रहा है और इसको रोकने की बात की जाए तो आपको कम्युनल कहा जाता है, आपको फैशिस्ट कहा जाता है, आपको पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। पूरा मीडिया लेफ़्ट की तरफ इंक्लाइंड है। लेफ़्ट, लिबरल, सिक्युलर, क्रिश्चियंस, मिशंस, मुस्लिम्स, कम्युनल लीडर्स हों या तबलीगी जमातें हों, मस्जिद मदारिस हों, ये सब मिल के आप पे अटैक कर रहे हैं और आप अभी तक यूनाइटेड नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि यूनाइट होने की ज़रूरत है। आपस के झगड़ों को इतना ना बढ़ाएं कि धर्म ख़तरे में पड़ जाए। अजीज़ दोस्तों, एक और मैं आपके सामने सिचुएशन रखना चाह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि यहाँ पे भारत में हज़ारों मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं और जब इनके बारे में बात भी करना पाप है कि जो हो गया सो हो गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला के कांग्रेस ने खड़ा कर दिया जिस पे अब बात करना भी पाप है। और जब आप बाकायदा प्रूफ के साथ जाते हैं तो भी आपको एक संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर, एक राम जन्मभूमि के ऊपर एक मस्जिद एक इन्वेडर ने खड़ी कर दी थी। वो इन्वेडर जो वहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आता है, बाबर, और उसने यहाँ पे एक कत्ले आम किया
जेनोसाइड पे जेनोसाइड किए, और फिर उसके नाम पे राम जन्मभूमि पे एक मस्जिद बना दी गई। इसके लिए हिंदू पीसफुली चलते रहे 1-2 साल नहीं, सदियों तक, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर हिंदू मजबूर हुए और उसको अपने हाथों से तोड़ा। फिर साइंटिफिक तरीके से इसको वो किया गया, खोजा गया, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे राम जन्मभूमि थी। इस पे लेफ्ट का मीडिया उछल खड़ा हुआ कि राम के ही एग्जिस्टेंस को डिनाई करने पे आ गए। तो अजीज दोस्तों, एक बोल्ड लीडरशिप थी कंट्री में जिसने ये स्टेप उठाया, वरना 93 में जब ये हुआ था, इसके बाद से सबसे ज़्यादा पीरियड यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने इस पे आगे बढ़ के कुछ स्टेप नहीं लिए। आप अगर इस कंट्री के 85% पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपको इस मुल्क में रहने तक का अधिकार नहीं है, पॉलिटिक्स करना तो दूर की बात। अजीज दोस्तों, उसके बावजूद उस पूरे संघर्ष में क्या हुआ ये आपको सिद्धांशु त्रिवेदी जी बताएंगे डिटेल में कि बाबरी मस्जिद की क्या कहानी थी और उसके पीछे राम जन्मभूमि को बाहर निकालने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। देखिए अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत सी बातें कही अपने आप फिनिश हो जाती हैं। इन्होंने कहा आर्य बाहर से आए और 1200 बीसी के आसपास आए। अब मजे की बात क्या था कि इनको पता ही नहीं था कि टेक्नोलॉजी कहां कहां पे मात दे देगी। जब लेट 80s में और अर्ली 90s में सैटेलाइट आ गए और सोनोग्राफिक पिक्चर दिखने लगी, तो वह सरस्वती नदी जिसका ऋग्वेद में सबसे प्रबलता के साथ वर्णन है, उसका ट्रैक दिख गया। अब जियोलॉजिकली यह प्रूव हो गया कि सरस्वती नदी लगभग 4500 से 5000 साल पहले सूख गई थी। इसका मतलब वो लगभग 3000 बीसी में सूख गई थी, जो हमारी कालगणना से मैच खाता है। महाभारत का काल 5100 वर्ष पूर्व है और उसमें सरस्वती नदी के क्षीण होने का जिक्र है। तो आप ये बताइए, अगर वो 1000 या 1200 बीसी में आए तो जो नदी 2000 साल पहले लुप्त हो गई थी, हरहराती हुई सरस्वती नदी का वर्णन कर रहे हैं वो। ये अपने आप में बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। और टेक्नोलॉजी आगे कैसे मारती चली जा रही है, आप ये देखिए। जब राम जन्मभूमि का विषय शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जी ये तो सादी जमीन पे बनी थी। अब उन्हें क्या पता था कुछ साल में सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब सोनोग्राफिक पिक्चर की टेक्नोलॉजी आ गई तो नीचे स्ट्रक्चर दिखने लगा। तो 2003 में जब अटल जी की सरकार थी तो हाई कोर्ट में रखा गया कि साहब सोनोग्राफिक पिक्चर में दिख रहा है, तो कहा गया, तब उन्होंने कहा हां दिख रहा है, तो ईदगाह पे बनाया गया था। फिर उसके बाद जब खुदाई हुई, अब उसमें खंभे निकलने लगे, उन्होंने कहा नहीं ये तो जी जैन मंदिर था। फिर जब उसके अंदर विष्णु वाराह सब कुछ निकलने लगा, तो इवन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड लगातार क्यों बदल रहा है कि पहले प्लेन जमीन पे था, फिर स्ट्रक्चर दिखा तो ईदगाह था, जब उसमें कुछ भी ईद जैसा नहीं दिखा, मतलब मुस्लिम स्ट्रक्चर नहीं दिखा तो जैन मंदिर था, आप बार बार स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि जिन इतिहासकारों को सबसे बड़ा इतिहास का विशेषज्ञ माना गया, देखिए यहां तो आपका सिस्टम पे कब्जा था, प्रसार माध्यमों पर जो चाहिए वो कहलवा लीजिए, पर जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ने यह कहा दोनों पक्षों से कि आप अपने अपने पक्ष के इतिहासकार भी ला सकते हैं। तो राम जन्मभूमि के पक्ष से जो इतिहासकार लोग गए वो थे, उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, बहुत से लोग पुराने जानते होंगे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, ग्रोवर साहब थे, एसपी गुप्ता थे। इसमें दो लोगों से तो मैं खुद मिला हूं बचपन में। उधर से कौन थे, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही डीएन झा, आरएस शर्मा, रोमिला थापर, सूरज भान वगैरह वगैरह। अब मजे की बात कि उनकी तरफ से, यानी तथाकथित बाबरी मस्जिद के केस की तरफ से इतिहासकार थे, वो स्वयं नहीं आते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप पहले यह बताइए कि इस विषय पर आपकी जानकारी क्या है, आप इतिहासिक विशेषज्ञ के रूप में आए हैं तो आपका एंशिएंट इंडिया विषय है क्या। उन्होंने कहा जी एंशिएंट इंडिया विषय नहीं है। चलिए, तब उससे कहा गया कि भाई हिस्ट्री में दो विषय होते हैं ना, आर्कियोलॉजी और कल्चर, यानी साहित्य का अध्ययन करें या जो खुदाई का विषय है। तो उन्होंने बाकायदा लिखित में दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है, यानी खुदाई संबंधी चीजों के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो कुछ निकल रहा था खुदाई से निकल रहा था। अब अगर आप वो नहीं है तो आप जो साहित्यिक प्रमाण है उस पर बात करेंगे। अब जितने भी शिलालेख निकल रहे थे या जो लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल थे वो दो ही भाषाओं में अवेलेबल थे, संस्कृत और फारसी।
तो उनसे पूछा गया कि आपने, तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि मैं फारसी तो नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती। अब आप सोचिए कि जब न लिखाई जानते थे, न खुदाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे, वो लोग पूरे मीडिया को कैप्चर किए हुए थे और राम जन्मभूमि एक ऐसा बोगस चीज है वगैरह वगैरह। और प्रसार माध्यमों के दौड़ की इंतहा तो सोचिए, जब खंभा निकला तो कहते हैं खंभा तो लाके रख दिया गया होगा लखनऊ के म्यूजियम से, और जब वहां दर्जनों खंभे निकल आए उसके बावजूद भी बेशर्मी के साथ इस पॉइंट पे अटके हुए थे। अरे इतने खंभे कौन लाके कहां से लाके रख सकता है, जबकि एक एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है। यह सिर्फ इसलिए बताया, आज हमारे पास एक अवसर है कि प्रसार माध्यमों ने जो वातावरण बनाया है वो टेक्नोलॉजी से मात खा रहे हैं। आज जिसको भी आप कुछ भी कह लीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे हर चीज सही है, मगर आज हर आदमी के हाथ में वो चीज आ गई है कि अगर वो चाहे तो वो वेरीफाई तुरंत कर सकता है, और उसमें से 75% चीजें लॉजिक के द्वारा क्रॉस चेक करके वेरीफाई की जा सकती हैं। अब यहीं पर तो उनका सारा मामला फंस गया। और ये जो प्रभाव था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं था। और आप देखिए उसमें कैसे वो अपने प्रभाव बना के रखते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी 2 साल पहले की बात है कि एक अमेरिकी पत्रकार आए, वहां के एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लूंगा, वो बाई चांस आए थे कि किसी आरएसएस के बारे में बात करने, और वो टकरा गए हमसे, तो थोड़ा सा हमसे प्रभावित हो गए। तो उन्होंने कहा इफ यू डोंट माइंड, क्या आप हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा बता सकते हैं? तो मैंने उनको संघ के बारे में बताया। मैंने कहा जी, वनवासी क्षेत्रों में सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का है, सबसे ज्यादा विद्यालय चलते हैं विद्या भारती, किसी दुनिया में संस्थान के नहीं है, वो मैंने बताया। मैंने सेवा भारती के बारे में बताया। मैंने कहा सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन एबीवीपी है, फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। हमने कहा राजनीति रूप में आप भाजपा कहते हो, सब कुछ मैंने बहुत बताया। तो वो इंप्रेस्ड हुआ। अब देखिए क्या होता है, वहां से फोन भी आया मेरे पास क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने ये बोला है। मैंने कहा हाँ जी बोला। जो मैंने बोला वो तो उसने लिखा, फिर इंटरप्रिटेशन क्या किया कि इट सीम्स दैट आरएसएस हैज बिकम ए स्टेट विद इन स्टेट इन इंडिया। अब बताइए सारे सेवा कार्य को कैसे नकारात्मक रूप से उसने चित्रित कर दिया। यह है प्रसार माध्यमों पर कब्जा होने का प्रभाव। और वो सिर्फ कब्जा इतना ही नहीं था। अगर आप देखें, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1998 की एक घटना थी, आपको याद हो, डांग में, गुजरात में इतना हल्ला मचाया गया कि मिशनरी के स्कूलों पे हमला हो गया। जबकि वो घटना नवंबर 1998 की है, इसलिए मैं डेट के साथ बता रहा हूं। नॉट इवन ए सिंगल डाइड, नॉट इवन ए सिंगल हॉस्पिटलाइज्ड, एंड नॉट इवन ए सिंगल पक्का स्ट्रक्चर डैमेज्ड। कुछ टीन शेड डैमेज हुए थे, मगर इसके बावजूद इतना हो हल्ला हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज पे अटैक, क्रिश्चियन मिशनरीज पे अटैक, कि पोप का बयान आ गया। मगर उसी नवंबर 1998 में मलेशिया में 1 दर्जन चर्च आग लगा के जला दिए गए, पोप का बयान नहीं आया। और यहां मैं फिर कह रहा हूं, नॉट इवन ए सिंगल डाइड, नॉट इवन ए सिंगल हॉस्पिटलाइज्ड, एंड नॉट इवन ए सिंगल पक्का स्ट्रक्चर डैमेज, फिर भी आ गया। यह था प्रसार